साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, डिफेंडर एंड प्रमोटर, यानी कि विकास क्रम, रक्षक और सहायक। विकास क्रम मीन्स नेचर की विकास की प्रक्रिया। आज का टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, शायद हम इसका अनुमान लगा नहीं सकते। 1905 में सर आइंस्टाइन ने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। उनमें से 4 रिसर्च पेपर्स ऐसे थे जिन्होंने एक नई लाइट, एक नई रोशनी दी फिजिक्स के एक अनोखे विचित्र वातावरण। उनमें से एक था E = mc²। इस 2.5 इंच की छोटी सी फार्मूला कह लें या सूत्र कह लें, ने इतना ज्यादा रेवोल्यूशन ला दिया कि फिजिक्स की दुनिया ही चेंज करके रख दी। इससे एक बात तो साबित होती है कि नेचर में किसी सत्य को देखना यह मनुष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस सत्य को उसी रूप में देखना। लेकिन ये हमारा महादुर्भाग्य भी है कि सत्य को जिस लेवल पे और जिस रूप में हमको देखना चाहिए वो हमको दिखाई देता ही नहीं। तो देवात्मा ने ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के आगे जो वर्ड लगाया कि डिफेंडर एंड प्रमोटर, रक्षक और सहायक, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको जाने बिना नेचर में 2 काम कभी नहीं हो सकते। पहला, विशुद्ध परोपकार क्या है, और दूसरा, दुनिया में, इस पूरी कायनात में सबसे सुंदर, सबसे महानतम, सबसे श्रेष्ठ जीवन को हम देख नहीं सकेंगे, खास करके उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी। एक्सट्रिंसिक तो थोड़ा बहुत समझा सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी कंप्लीट जो इंट्रिंसिक ब्यूटी है या देव जीवन की इंट्रिंसिक ब्यूटी, उसको नहीं देख सकते इस नियम को जाने बिना। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, हमारे बहुत ही अजीज रवि जोसन बहुत ही सुंदर आवाज के मालिक हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस को अपने चंद शब्दों द्वारा पेश करने की कृपा करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हर पल जदों भी बदलदी है नेचर, है बदलदी अपने नियम नाल नेचर, बदल के हर एक हस्ती या बन रही या बिगड़ रही है विच नेचर, बदल के हर एक हस्ती या बन रही या बिगड़ रही है विच नेचर। होई तो रब दा नाम उचार हुंदा, उतो रब दा नाम उचार हुंदा, विचों विच भी पाप भी करी जांदे, थोड़ा जा
ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹੀਂ ਕਹਿਣ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਚਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਜੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਸ਼ਈ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ, ਬਿਗੜੇ ਆਦਮੀ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਰਕਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਟੁੱਟਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਟੁੱਟਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ हो सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू साहिबान। आज का टॉपिक दिवात्मा स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ की फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। इसके लिए दिवात्मा ने हमारे सामने ये जो सूत्र रखा है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन इसको समझे बिना हम फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है, जो विकास का क्रम है, वो काम कैसे करता है। 19th सेंचुरी में नेचर का विकास होते होते एक ऐसे लेवल पे आ गया कि 19th सेंचुरी में हर फील्ड में लगभग एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया कि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ऐसे हर एक फील्ड में रेवोल्यूशनिस्ट भी आए। मान लो 19th सेंचुरी में साइंस का जो मेथड था, साइंस की विधि थी, वो इस लेवल पे इवॉल्व होगी और साइंस स्पेशली फिजिक्स में भी मैटर और फोर्स को भी बहुत अच्छे से हम पहचानने के योग बन चुके थे। जब साइंटिस्टों ने देखा कि फोर्स और मैटर इकट्ठे रहते हैं और फोर्सेस के कारण फोर्स खुद भी चेंज हो रही है और मैटर को भी चेंज कर रही है, जिसको हम लॉ ऑफ चेंज बोलते हैं, परिवर्तन का नियम। परिवर्तन के नियम को समझे बिना हमें विकास क्रम समझ नहीं आ सकता। परिवर्तन का नियम क्या है कि नेचर की हर एक वस्तु, हर एक पल बदल रही है, भले वो इंसान हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो, भले वो फिजिकल वर्ल्ड हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे, कुछ भी हो। नेचर का एवरी एग्जिस्टेंस, जो भी दुनिया में मैटर और फोर्स की फॉर्म में पड़ा है, भले हमको उनको देख पाए या ना देख पाए, एवरी मोमेंट चेंजिंग इज टेकिंग प्लेस। हर चीज बदल रही है। ये फिजिक्स तक तो सही था। जब ये स्पिरिचुअलिटी में आता है ये वर्ड कि एवरी मोमेंट चेंजिंग इज टेकिंग प्लेस, तो बहुत बड़ा एक सदमा सा लगता है कि क्या हमारी आत्मा भी चेंज हो रही है। यहां पे थोड़ा सा एक शौक भी लगता है कि ऐसा कैसे। इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम इंसान आज से कई बिलियंस सेंचुरी में जब ये प्रोसेस शुरू होते होते 19th सेंचुरी तक पहुंचा, तो स्पेशली साइकोलॉजी में एक ऐसा खास
जितने भी बड़े साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने क्या देखा कि जब माइंड की पे स्टडी किया या रिसर्च हुआ तो फीलिंग्स भी जो कि हमारी आत्मा का ही पार्ट है वो एवरी मोमेंट चेंज होते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक हमारे विश्वासों के खिलाफ ये बात जब जाने लगी तो कुछ लोगों ने सोचा नहीं, माइंड अलग है, आत्मा अलग है, ये ब्रेन अलग है, फीलिंग्स अलग है। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन के नियम द्वारा ये विकास की प्रक्रिया को, विकास क्रम को नहीं समझा जा सकता। तो ये हमको समझना होगा ये नेचर में परिवर्तन आता कैसे है। नेचर में जो फोर्सेस हैं, जो शक्ति है वो परिवर्तन लाती है, वो खुद भी चेंज होती है और मैटर को भी चेंज करती है। अब नेक्स्ट बात ये देखने वाली होगी कि परिवर्तन दो तरह का हो रहा है। पर हर एक चीज परिवर्तित होकर या तो वो पहले से बेटर बन रही है या पहले से वर्स बन रही है। अब जो बेटर बन रही है हम उसको विकासकारी भाग का एक पार्ट मानते हैं। जो चीज बिगड़ रही है, पहले से हानिकारक बन रही है, पहले से विनाशकारी बन रही है, हम उसको विनाशकारी भाग बोलते हैं। जो कि नेचर के ही दोनों डिपार्टमेंट, एक एवोल्यूशनरी है, एक डेवोल्यूशनरी, एक विकासकारी है, एक विनाशकारी है। अब जब देवात्मा ने देखा कि नेचर में एक नियम है, एक नया सा फार्मूला है जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया इसको समझे बिना हम फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा कंपल्सरी है और बड़ा रेवोल्यूशनरी फार्मूला है। ये हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि व्हाट काइंड ऑफ हेवन इज दिस, ये कैसा स्वर्ग है। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये नेचर क्या है और ये कितनी विशाल है। आज हम दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं, द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, द डिफेंडर एंड प्रमोटर। तो देवात्मा ने देखा कि विकास क्रम, रक्षक और सहायक का जो फार्मूला ये काम कैसे करता है। अब विकास क्रम को समझने के लिए हम जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं कि परिवर्तन के नियम ने कुछ चीजें को तो बिगाड़ रही है और कुछ चीजें सुधार रही है। कुछ बिगड़ रही है नेचर में और कुछ बन रही है। जो बन रही हैं वो विकासकारी बाकी शाखा में चली जा रही हैं और जो बिगड़ रही हैं वो विनाशकारी डिपार्टमेंट में आ रही है। अब बात ये कि विकास क्रम, रक्षक और सहायक किसका हो रहा है, इस फार्मूले को समझ लेना बहुत जरूरी। नेचर के जो विकासकारी भाग में आएगा, नेचर सिर्फ उसकी ही रक्षक और सहायक है, डिफेंडर एंड प्रमोटर है। इसको थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि नेचर का विकासकारी भाग विशुद्ध परोपकार या विशुद्ध परोपकारी जनों की सच्चे में रक्षक और सहायक है। ये शब्द बहुत प्यारा है, बड़ा स्वीट है, मुझे बहुत मीठा लगता है, विशुद्ध परोपकार। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक बार लाओ त्सु अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे। उस कहानी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडर्न वे से एक्सप्रेस करूं अपने शब्दों में, तो कुछ इस प्रकार होगी कि 3 आदमी थे और उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप तीनों ही नेक इंसान हैं, तो आप अपनी अपनी सबसे सुंदर खूबी, कोई अच्छी जो आपने की हो वो हमको बताएं। तो मैं इसको थोड़ा सा, ये काल्पनिक कहानी एक समझाने के लिए अपने वे से एक्सप्रेस कर रहा हूं। उसमें से एक था पुलिस डिपार्टमेंट में आईपीएस अफसर, बहुत अच्छे ओहदे पर था। तो उसने कहा, सर आपको तो पता ही है पुलिस डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है।
तो मैंने एक बार भी रिश्वत नहीं ली, एक बार भी जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली। और बहुत से फोन आते हैं कि ये मेरा काम करा दो, ऊपर से सीनियर ऑफिसर का भी बड़ा दबाव रहता है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पे सच्चा रहा। कभी रिश्वत लेना तो क्या सोचा भी नहीं। मुश्किलें बहुत आई हैं मेरे लिए, जिंदगी मैं बता नहीं सकता मैं कैसे जी रहा हूं। तो दूसरे से पूछा, वो बोलता कि मैं भी जज हूं, बड़ा डिसिप्लिन रखा है मैंने भी अपनी लाइफ में, रिश्वत लेना तो खैर बड़ी दूर सोचा भी नहीं। प्रॉब्लम मेरे को भी बहुत आई है। मैं सही टाइम पे ड्यूटी पे गया हूँ, फीलिंग ऑफ जस्टिस से मोटिवेटेड होकर मैंने डिसीजन लिए हैं। हालांकि बड़े बड़े लोगों के सीनियर्स जो बड़ी कोर्ट्स हैं उन्होंने भी बड़ा फोर्स किया कि डिसीजन ऐसे दो, फोन भी किए। जब फोन ट्रेस होने लगे तो कुछ पार्टियां भी होती थी, तो वहां पे भी सुझाव आए हमारा काम निकाल दो। तो मैंने जो भी डिसीजन दिया है फीलिंग ऑफ जस्टिस से डोमिनेटेड होकर किया है, मैंने दुनिया की परवाह नहीं की। तो मेरे को लगता है मैं अपनी ड्यूटी भी निभा। तीसरे से पूछा गया आपकी खूबी, तो वो कहता था मैं बहुत ही लड़कियों की रिस्पेक्ट करने वाला आदमी हूं तो मैं किसान, लेकिन मैं लड़कियों की इज्जत इतनी करता हूं कि कभी भी लड़कियों के खिलाफ कोई जोक सुनना भी अच्छा नहीं समझता। और ये कह लो कि पवित्रता की मूर्त, मतलब किसी लड़के को इतनी रिस्पेक्ट देना जितनी शायद मैं अपनी सिस्टर को देता हूं। तो लाओ त्सु ने पूछ लिया कि क्या ये तीनों केस परोपकारी की कैटेगरी में आते हैं? तो तीनों एकदम बोल पड़े यस आते हैं। तो लाओ त्सु ने कहा चूक यहीं पे, ये तीनों काम ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे मोटे मोटे पाप तो हम नहीं कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन परोपकारी कैसे लेना देना कैसे? हम तीनों ही भटक गए। ये बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया। भी इतना हार्ड काम करके हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसको क्या पता पुलिस डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है, जस्टिस डिपार्टमेंट में कितना करप्शन हो चुका है, स्पेशली इंडिया में। और जो पवित्रता की मूर्त है वो कहता भी मेरे लिए तो ये लगता है यही दुनिया है और इतना डिफिकल्ट काम है, मैं बता ही नहीं सकता। अब ये भी अगर परोपकारी की कैटेगरी में नहीं आता तो हम जाएं तो जाएं कहां? राव ने कहा ये बात तो ठीक है कि इससे क्राइम रुकता है, एक सिस्टम चलता है, डिसिप्लिन रहता है, ये बात तो सही है, लेकिन परोपकारी का इससे कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने पूछा फिर परोपकारी होता क्या है? तो लाओ त्सु ने कहते हैं ये बात इसलिए टाल दी कि शायद आपको समझ आ ही नहीं सके। खैर ये कहानी एक काल्पनिक लगती है लेकिन मीठी बहुत है, एक बहुत बड़ा मैसेज देके जा रही है। हमारी समाज में भी कुछ लोग हैं और खास करके देव समाज में जो मेंबर बनता है उसके लिए 8 प्रतिज्ञा है, वैसे 4 प्रतिज्ञा है, उसमें एक बुराई की, उसमें 8 आगे उसके सेक्शन है। तो उसमें है कि मैं नशा नहीं करूंगा किसी प्रकार का भी, ना किसी की हेल्प करूंगा, ना किसी प्रकार का बिजनेस करूंगा, ऐसे मांस वगैरह नहीं खाऊंगा, मोटी मोटी जो बुराइयां हैं, चोरी नहीं खाऊंगा, रिश्वत नहीं लूंगा। तो कुछ लोग बड़े खुश होते हैं शायद हमने ये छोड़कर पता नहीं कौन सा नोबेल पुरस्कार जीत लिया है। तो जब देवात्मा कहते थे ये ठीक है कि इससे मोटी मोटी बुराइयां आपके अंदर से चले गई, लेकिन परोपकारिता या परोपकारी भाव आपके अंदर अभी भी पैदा नहीं। कुछ लोग निराश हो जाते हैं कि आज के समाज में इतना छोड़ देना भी, रिश्वत ना लें, किसी का हक ना खाएं, या वेजिटेरियन बनकर किसी जानवर की हत्या ना करें, या नशा ही ना करें, तो ये क्या परोपकारिता से कम है? देवात्मा बिल्कुल क्लियर कट बात करते थे। मैंने इंग्लैंड में आकर, स्पेशली लंदन में, मुझे बहुत खुशी भी और बड़ा भाग्यशाली फील करता हूँ कि बहुत से आला थिंकर्स ईस्ट और वेस्ट दोनों को
स्टडी करने का मेरे को मौका मिला। बड़ी कमाल की धरती है। तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स और साइंटिस्ट कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई फिलोसफर हुआ है ना, ये साइकोलॉजिस्ट, तो वो देवात्मा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं आज उनके टॉपिक पे बात कर रहा हूं, ये मैं अपना अपना निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हम बात करते हैं आगे। उन्होंने बात इतनी क्लियर कट, बिना किसी हिपोक्रेसी के, बिना किसी की परवाह किए इतनी सत्य कही है कि वो आज की सेंचुरी में हजम ही नहीं होती। लोग मेरे को पूछते हैं कि ये हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ बुक है ना, बड़ी डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज की हुई है। तो मैं कहता हूं ये आम बुक नहीं है। आम बुक होती तो मैं इसका नाम मीनिंग ऑफ लाइफ रखता, हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ ना रखता। हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ में एक ऐसे सूत्र हैं, ऐसे फार्मूले हैं जिनको समझना शायद आज की मानवता के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहें तो इसको समझ ना पाए। जैसा कि विकास की प्रक्रिया, रक्षक और सहायक, ये वर्ड तो हमको समझाते हैं, लेकिन पिक्चर कितनी बनती है। आओ देवात्मा क्या कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देवात्मा कहते हैं कि तुम अपने भीतर इस सच्चे विश्वास भाव के पैदा करने की नितांत आवश्यकता है, जरूरत है कि विशुद्ध परोपकारी जन की अवश्य उचित रक्षा और सहायता होती है। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, भी विशुद्ध परोपकारी जन की नेचर में हेल्प कैसे होती है। तो देवात्मा क्या कहते हैं, तुम्हें अपने भीतर इस सच्चे विश्वास भाव के पैदा करने की नितांत आवश्यकता है कि विशुद्ध परोपकारी जन की अवश्य उचित रक्षा और सहायता होती है। नेचर में जो परोपकारी जन होते हैं उनके संबंध में नेचर में ऐसा अटल नियम वर्तमान है कि उनकी अवश्य उचित रक्षा होती है। ये बात बिल्कुल हमको सिंपल लगती है, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं जब हम अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं। पहली बात परोपकारता की समझ नहीं है, और फिर ये विशुद्ध परोपकारी, इसकी समझानी भी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि दुनिया का जो बेस है वो कहीं ना कहीं दुनिया चलती है डर से, फियर से और लालच से, जिसको हम ग्रीड बोलते हैं। और तीसरी है हिपोक्रेसी। हर बंदे ने अपना एक हिपोक्रेसी का अपने सामने एक चेहरा लगाया हुआ, डुप्लीकेट। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मजाकिया हैं। वो बोलते हैं कि जब आपकी भाभी मेरे साथ होती तो मेरी निगाह नीचे रहती हैं, और जब नहीं होती तो मैं इधर उधर लड़कियों को खूबसूरती से देखता हूँ। इंग्लिश लड़कियां कहते हैं मेरे को बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत खूबसूरती से देखता हूँ, और जब वो होती है तो मैं बिल्कुल ऐसे निगाह झुका के रखता हूँ। बड़ा मजाकिया हंसाता रहता है। तो उसने तो शायद ये बात मजाक में की हो, लेकिन ये जो ह्यूमन नेचर है इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। कपटता का ढेर है। हम इस पे भी किसी दिन बात करेंगे, कपटता के नुकसान क्या है। देवात्मा ने दो चीजें बहुत बुरी मानी है, वो है उनमें से एक कपटता है। तो जब देवात्मा कहते हैं कि विशुद्ध परोपकारी जन की अवश्य हेल्प होती है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली बात तो जो मानवता अभी प्रेजेंटली चल रही है वो लालच, डर के कारण एक हिपोक्रेसी का जो हमने आगे चेहरा लगाया हुआ है उसके कारण चल रही है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े रिफॉर्मर्स, साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े सोशल वर्कर्स भी आ जाते हैं।
मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। एक लड़की ने एक नदी के अंदर किसी वजह से मे बी स्ट्रेस सुसाइड करने की कोशिश की और उस नदी के अंदर या नहर, बहुत बड़ी नहर कह लो, उसके अंदर जंप लगा दिया। कुदरती ही वहां से उनके गांव के कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने देखा कि किसी लड़की ने जंप लगा दिया है, तो उन तीनों ने भी उस लड़की की हेल्प करने के लिए नहर में कूद गए। लड़की तो बच गई। किसी बुजुर्ग ने उनसे पूछा अलग अलग करके कि आपने पहले से पूछा क्या सोचकर जंप लगाया, तो उसने कहा पागल है लड़की, लड़कियां तो पहले ही कम है रेशियो के हिसाब से, और ये सुसाइड करी ऊपर से कम मेरे से शादी कर ले। भी इतनी सुंदर लड़की ये मर रही है, लड़कियां पहले नहीं मिल रही। तो कहता चलो शादी ना भी करे, जब इसको निकालूंगा किसी इसके गुप्त अंग को हाथ ही लग जाएगा। उसने जवाब बड़ी ईमानदारी से दिया। दूसरे से पूछा कि हाँ जी आपने बड़े नेक काम किया है, क्या फीलिंग क्या थी? वो बता क्या फीलिंग था, वो हरियाणवी था। कहता इलेक्शन आने वाले हैं, इनके वोट तो धक्के से डलवा लेंगे ना घर वालों के, भी कम से कम 5-10 मेंबर तो होंगे ही, और थोड़ा सा रेपुटेशन भी होगी, यार हमने लड़की को बचाया, भी इतनी तो शर्म करेंगे, वोट तो दे देंगे ना। तीसरे से पूछा गया कि आपने क्या सोचकर उसको बचाया, तो उसने कहा जब उसने छलांग लगाई तो मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि वो लड़का है या लड़की है या कोई जानवर है, मैंने तो वैसे ही सोचकर उसको बचाने के लिए जंप लगाया। अब ये काम तो ऊपर से हमको तीनों के ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ चेंज कहता है कि पहले दोनों ने तो अपना पहले से भी नुकसान कर लिया। थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन दूसरे का और पहले का जो नुकसान हुआ है ना तो उनको समझ आता है, तीसरे का फायदा तो हुआ, लेकिन हो सकता इस फीलिंग से उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी या कोई कंपैशन या हेल्प करने की फीलिंग सेटिस्फाई होगी, ये अलग से फार्मूला के काम करेगा। तो शॉर्ट में देवात्मा ने कहा जब तक आपको आत्म ज्ञान नहीं है या आत्म बोध नहीं है, आप कोई भी काम कर लेंगे 99.99 आपके पास चांसेस है आप विनाश ही करेंगे, आपको समझ आए या ना आए। आपको आत्मा के ज्ञान कि तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, तुम क्या बन रहे हो, जब तक ये समझ नहीं आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने रिच हैं और कैसी खास योग्यताएं रखते हैं। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है साथियों। नेचर में विकास का क्रम जारी है और विकास का क्रम ही हमारा एक रक्षक और सहायक है, और ये सहायता सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध परोपकारी लोगों की होती है। और विशुद्ध परोपकारी जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का बोध नहीं है, उनको ये बात कभी समझ आ ही नहीं पाएगी। वो दुनिया को दिखावे के लिए तो भलाई कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो लॉ ऑफ चेंज है वो नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव इसका इंपैक्ट छोड़ रहा है। अगर ऐसा ही है तो कितने लोग ऐसे हैं जो विशुद्ध परोपकारी हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से इंटेलिजेंट स्पीशीज डेवलप हुई है, 19th सेंचुरी से पहले की दुनिया से कल्पना करना कि वो बिल्कुल विशुद्ध परोपकारी होगी, ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, क्योंकि 17th सेंचुरी में तो साइंटिफिक मेथड डेवलप हुआ
और वो 19th सेंचुरी तक ही प्रॉपर मेच्योरिटी के लेवल पे आया। तो 19th सेंचुरी से ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग विशुद्ध परोपकारी हैं और कितने नहीं। इसका हमने डिटेल में जिक्र किया है इस बुक में, द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ में। अल्ट्रुइज्म एक पार्ट है फिलॉसफी का, जो डिटेल जानना चाहें वो समझ सकते हैं। तो आज हमको ये समझ लेना होगा कि विशुद्ध परोपकारी जन ही फ्यूचर में सरवाइव कर पाएंगे, और उनका जो डेटा है वो 7 से या 7.5 या 8 बिलियंस जितनी भी इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हम लोग सरवाइव करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, उनमें से अगर 100 लोग भी प्योर अल्ट्रुइस्टिक शुद्ध परोपकारी हो जाए ना, तो शायद ये बहुत बड़ा डाटा होगा। और विशुद्ध परोपकारी के बिना फ्यूचर में ह्यूमन स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये जिसको ज्ञान नहीं होगा उसका इस दुनिया में आना और या ना आना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इंग्लैंड के अंदर मैं एक छोटा सा सर्वे कर रहा था, उसका मेन टॉपिक तो यही था कि वाई आर वी हियर ऑन दिस प्लैनेट। लंदन एक ऐसा सिटी है या मल्टी कल्चर्ड लोग रहते हैं, और ये जो सर्वे था वो मिनिमम 5000 लोगों के बीच में होना था, और मिनिमम 150 कंट्रीज के लोग होने चाहिए थे। और मेरे लिए यहाँ पे लंदन में ऐसा कर पाना बड़ा इजी हो गया बिना किसी और कंट्री जाए। तो सिर्फ इस टॉपिक पे हमने डिस्कस नहीं की 5000 लोगों में, कुछ साइड के जैसे ये लोग थे कि क्या नेचर में, मैंने ये भी एक क्वेश्चन रखा कि कोई भी विशुद्ध परोपकारी, विशुद्ध तो शायद हमको समझ नहीं आएगा, परोपकारी लोग भी देख लें, कोई ऐसा हुआ है कि जो सरवाइव ना कर पाया हो, जो भूखा मर गया हो? तो कोई भी ऐसा जन नहीं था, किसी धर्म का भी, किसी कल्चर का भी, जिसने ये बोला हो कि कोई जन परोपकारी हो और वो सरवाइव ना कर पाया हो। किसी ने भी ये नहीं माना कि कोई परोपकारी जन कभी भूखा मर सकता है। खैर, उनके अपने अपने विश्वास थे, अपने अपने उनके एक्सपीरियंस थे। तो मैं एक इंग्लिश लेडी के साथ जब ये डिस्कस कर रहा था, तो ये नेचर के विकास के क्रम की बातें हो रही थी। तो मैंने उनको एक लॉस, जो आज हम बात कर रहे हैं, यही इसी टॉपिक पे डिस्कस होगी सिर्फ 2 मिनट, कि नेचर में एक नियम है, अगर तो हम नेचर में किसी की हेल्प कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टेंस को बेटर बना रहे हैं तो हम बेटर बन रहे हैं। अगर तो हम दूसरों को, दूसरे मीन्स ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट और फिजिकल, उनको बिगाड़ रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनको डिग्रेड कर रहे हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है। पता नहीं कैसा माहौल बना, वो फुट फुट कर रोने लगी और इंग्लिश में अपने इष्टदेव को गालियां दे रही थी। उनकी अनफॉर्चुनेट गाली भी यहाँ पे एक ही होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं। शिष्टाचार मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं उसको रिपीट करूं। और वो रो रो के ये कह रही थी कि आई किल एनिमल्स बिकॉज ऑफ माई फूड, कि मैंने इतने जीव मार के खा चुकी हूं। उसकी एज अराउंड 35 से 40 इयर्स के बीच में होगी। तो मैंने तो उनको ये बताया भी नहीं कि ये जानवर खाने गलत है, नॉन वेज गलत है। उनको थोड़ा सी क्लिक हो गया कि नेचर में एक नियम काम कर रहा है कि हम दूसरों को बेटर बना देंगे तो खुद बेटर बन जाएंगे,
दूसरों को बिगाड़ देंगे तो खुद बिगड़ जाएंगे, और उसका दिमाग क्लिक हो गया एनिमल वर्ल्ड पे। खैर, ये इस नियम को समझना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसको समझ आ गई कि विकास का क्रम है क्या, ये काम कैसे करता है, ये हो नहीं सकता कि वो कोई बुराइयां कर ले, वो कोई ऐसी मोटी मोटी बुराइयां कर ले जिससे आदमी को बाद में पछताना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं आत्म ज्ञान और आत्मबोध। जब तक ये नहीं होगा, ना तो विशुद्ध परोपकार समझ आएगा, ना पाप हमको पाप लगेगा, ना बुराई हमको बुराई लगेगी। देव समाज में एक ऐसे आला किस्म के इंसान हुए हैं, इंसान शब्द उनके लिए शायद बहुत छोटा हो, फरिश्ता भी मैं कह लूं तो मेरे को लगता है ये शब्द भी छोटा है। उनका नाम था श्रद्धेय श्रीमद देव सिंह जी। तो उन्होंने देवात्मा को एक लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा वो अभी देखते हैं, लेकिन वो लेटर क्यों लिखा, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान और बोध थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था कि आत्म ज्ञान और आत्मबोध होता क्या है। आत्म ज्ञान और आत्मबोध में फिर बातें कैसी होती हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेटर में क्या था, आप फरमाते हैं, हजूर आपने मुझे क्या क्या दिया है, मैं अति तुच्छ शक्तियां रखने वाला इसको अभी बहुत थोड़ा देखता हूं। मैं बता दूं ये कौन थे जो कहते हैं कि अति तुच्छ शक्तियां रखने वाला। अभी तो ये IIT रुड़की बन चुकी है, पहले ये सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज था। हिंदुस्तान में टॉपर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर, और इंग्लिश में एक इंग्लिश लड़का इनसे आगे निकल गया था। बड़ी शानदार फैमिली और बड़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, और बड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े सुंदर थे, सिख परिवार में पैदा हुए थे। आगे क्या लिखते हैं, मैं मुर्दा था, आपने मुझे जिंदगी दी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हट्टे कट्टे थे, वो मुर्दा थे नहीं, उसको लगा कि मैं मुर्दा था, आपने मुझे जिंदगी दी। आत्म ज्ञान और आत्मबोध की बातें क्या होती मैं ये बता रहा हूं। मैं पागल था, आपने मुझे होश दिया, मेरे दिमाग को ठीक कर दिया। मैं अंधा था, आपने मुझे आंखें दी। ये आगे देखते हैं कि अंधा किस बात को कह रहे हैं। मैं गूंगा था, आपने मुझे जुबान दे दी। मैं बहरा था, आपने मुझे कान दिए। मैं लंगड़ा था, आपने मुझे हाथ और पांव दिए। शरीर के विचार से मैं अपने बहुत प्यारे माता पिता के यहां जन्म पाकर इस संसार में प्रकट हो चुका था, परंतु भीतर का चैतन्य पुरुष मेरा आत्मा असल में मुर्दे की न्याय पूर्णतः शून्य पड़ा था। असल में इंसान की औकात तो इतनी है, लेकिन जब आत्म ज्ञान या आत्म बोध नहीं होता तो वो बहुत बड़ी बड़ी अपने नाम के आगे डिग्रियां लगा लेता है, बड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट समझ लेता है, अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा लेता है, सर लगा लेता है, डॉक्टर लगा लेता है, डायरेक्टर लगा लेता है। पता नहीं इंसान क्या समझ रहा है। औकात असल में यही है जो उन्होंने देखा है कि हम आत्मा के लिहाज से अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, दिखाई कुछ देता नहीं। आगे चले। मैं अपने आप को विनाश करने वाले पाप की अति भयानक अग्नि में जलाने वाले अनुचित कार्य करता था। क्या कहते हैं कि जब भी मेरे को मौका मिला, ऐसा कोई पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया। मुझे ये सब करके कोई दुख क्लेश नहीं होता था। आपके श्री चरणों में आने से, आपके जीवन स्रोत से मेरा मुर्दा आत्मा में जान आ गई।
मैं मुर्दा जिंदा हो गया। अपने पाप कर्मों से मुझे उसी प्रकार दुख होना आरंभ हुआ जिस प्रकार जिंदा शरीर में आग के लग जाने से दुख, बेचैनी और जलन महसूस होती। कहते कि मैं नीच जीवन रखकर, कोई नीच हरकतें कर कर उसी तरह दुख फील करता था जैसे कोई आदमी आग में जल कर जलन को फील करता है। इसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान और आत्मा का बोध। जब हमारे को अपनी औकात नजर आती है, हम एडजस्ट कहाँ करते हैं, जब तक ये नहीं पता लगेगा विशुद्ध परोपकारी हम बन ही नहीं सकते। और जब बनेंगे नहीं तो हम विकासकारी भाग के मेंबर भी नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि हमारे को रक्षा क्यों नहीं मिल रही, सहायता क्यों नहीं मिल रही नेचर से। आगे चलते हैं। मैंने अपने जीवन में आकाश पाताल का अंदर देखा। पहले जहां अंधेरा था, घोर अंधकार था, वहां मैंने उच्च ज्योति प्रकाश देखा। जहां रात थी वहां मैंने दिन चढ़ा देखा। जहां दुखदाई नरक था वहां मैंने रसदायक और अमृतदायक स्वर्ग देखा। मेरे इरादे बदल गए, मेरी जिंदगी की सारी चाल बदल गई, मेरी जिंदगी का सारा तख्ता पलट गया। मेरी मुर्दा अति भयानक बड़ी हुई, नापाक और गंदी, अपने और दूसरों के लिए महाभयानक और दुखदाई फल उत्पन्न करने वाली तस्वीर बदलकर जिंदा, हरी भरी, पवित्र बन गई और अपने और दूसरों के लिए बहुत अमूल्य जीवनदायक फल पैदा करने लगे। जब किसी आदमी को प्रभाव ऐसे मिलते हैं कि वो उसको दिखाता कि मैं क्या था और क्या बन गया, तो समझ लेना कि आप विशुद्ध परोपकारी बन रहे हैं। आपके जीवन से कुछ निकलने वाला है, गंदगी ढल चुकी है, कुछ आशा है आगे कि परोपकारी बन सको, विशुद्ध परोपकारी। तो ये क्या बन गए थे, मैं थोड़ा सा उसका भी आपको नक्शा खींच देता हूं। कोई इसके कमरे के आसपास या उसके बरामदे में भी आता था तो कहते हैं जो सपना लात्सु ने या सुक्रेटिस ने या महात्मा बुद्धा ने कहा कि हम होश की जिंदगी देखें, अपने अंदर झांके कि हम हैं क्या, इशारा किया था। कहते हैं कि इनके कमरे के पास आने से ऐसे प्रभाव मिलते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, अपने आत्मा का ज्ञान पाओ, देव प्रभाव पाओ, जिससे हमारे अंदर आत्मा का ज्ञान और बोध हो सके। क्या जीवन रहा होगा जिसके कमरे के पास जाते ही ऐसे हमको प्रभाव मिले हो। जब आत्मा का ज्ञान होगा दुनिया बदल जाएगी, दुनिया न्यारी हो जाएगी। विशुद्ध परोपकारी बड़ा सुंदर शब्द है, लेकिन समझ किसको है। हमारे सामने तो जो हमने चेहरे लगाए हुए हैं वो हिपोक्रेसी के, पखंड के, कपटता के, झूठ के, फ्रेब के। साथियों, जिंदगी का क्या मीनिंग है? आत्मज्ञान और आत्मबोध के बिना समझ आएगी, और जिसको समझ नहीं आएगी लाइफ का कोई अपने आप में मीनिंग नहीं। आप सभी इस सत्र के द्वारा अगर यही समझ पाए कि विशुद्ध परोपकार क्या होता है, नेचर का विकास का क्रम काम कैसे करता है, और देह प्रभावों को पाकर हम कैसे आत्मज्ञानी और आत्मबोधी बन सकते हैं, अगर ये समझ आ सके तो मैं समझूंगा कि हमारे ये चंद मिनट किसी अंश सफल हो। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू।